बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन और इसके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ 5 kg एंड रेशियो 500 ग्राम्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने ये करना है कि जब तक ये यूनिट सेम नहीं होते हम इनका रेशियो फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए इन यूनिट्स को सेम करने के लिए हमें 5 kg को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 5000 बन जाएगा ग्राम्स। ठीक है, और ये ऑलरेडी 500 ग्राम्स है। अब इनके यूनिट्स जो हैं ये सेम हो चुके हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, सिंप्लीफाई कर सके। ठीक है, तो हमारे पास जो हाईएस्ट नंबर है उस पर जाएंगे हम। ठीक है, वैसे तो 5 भी डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा और 10 भी करेगा, 100 भी करेगा। तो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं, 500 भी तो डिवाइड कर सकते हैं दोनों को। तो इसलिए मैंने 500 ले लिया। 500 times 1 is 500, 500 times 10 is 5000। ठीक है, अब मेरे पास क्या इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया 10:1। ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द रेशियो ऑफ 40 मिनट्स एंड 1.5 आवर। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये जो यूनिट है जब तक ये सेम नहीं होगा हम इसके रेशियो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको पता है कि 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं हमारे पास। तो 1.5 आवर्स में हमारे पास कितने मिनट्स होंगे? ऑफ कोर्स 90 मिनट्स होंगे। तो मुझे पता लगा कि इसको मैं 90 कर सकता हूँ। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी 40 मिनट्स के ऊपर है। अब हमने क्या करना है, कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों को डिवाइड कर देना और वो नंबर हो मैक्सिमम, उससे ऊपर ना हो। अगर उससे आपको मैक्सिमम नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आपको फिर 2-3 स्टेप्स में उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बहरहाल हमें एक नंबर पता है कि वो 10 है क्योंकि इसके साथ ज़ीरोज़ हैं। जिनके साथ ज़ीरोज़ होते हैं वो नंबर 10 से डिविजिबल होते हैं। ये हमें पता है डिविजिबिलिटी रूल के बारे में भी। तो इसलिए जब मैंने इसको 10 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 4 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 9। इसके आगे फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास फाइंड द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। और हमारे पास ए रेशो बी उन्होंने अलग से दी हुई है, ए रेशो सी अलग से दी हुई है। ठीक है, हमने इसमें क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमारे पास जो कॉमन रेशियो ना, जैसे ए दोनों में कॉमन है, तो हमने वो जो है दरमियान में उसको मिडिल में रखना है। ठीक है, तो मैं इसको यूँ कर सकता हूँ C A B, राइट। और इसको करने का तरीका ये है कि हम ये देखें कि ये ए मिडिल में आ चुका। ठीक है, मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, ए रेशो सी का जो था। सो ए इज़ 6 एंड सी इज़ 7। और फिर मैं इसको लिख लेता हूँ ए रेशो बी। ए इज़, ये ए की वैल्यू देखें, ये कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होती हैं। देखें ए की वैल्यू जो है वो 3 है और बी की वैल्यू जो है वो 5 है। ठीक है, जब हमने ये लिख लिया तो इसके ऊपर हमने एक एन फार्मूला अप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 7 टाइम 3 इज़ 21। इसको इधर इससे ऊपर वाले से, यानी इन दोनों को आपस में। 6 टाइम 3 इज़ 18 एंड 6 टाइम 5 इज़ 30। तो अब देखें क्या ये जो रेशो आ गई है, अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा क्लियर करके लिख दूँ, और चले मैं अब इसको यूँ भी कर सकता हूँ कि मैं ए बी और सी के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ ऐसे करके ना, यहाँ पे भी 2 डॉट लगा देते हैं। तो ए की रेशो क्या हमारे पास आ गई 18, बी की क्या आ गई है 30 और सी की 21। क्या ये तीनों किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम डिवाइड कर लेते हैं इनको 3 से। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स 6 इज़ 18, 3 टाइम्स 10 इज़ 30 एंड 3 टाइम्स 7 इज़ 21। इसके अलावा हमारे पास कोई आंसर नहीं आ सकता ना, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। और अब हमने सिर्फ चूँकि बताना था रेशो ए रेशो बी रेशो सी, तो हमने ये लिख दिया, क्योंकि ये देखें ए रेशो बी रेशो सी हमने इस ऑर्डर में लिखा है इसको, जैसे कि एग्जामिनर जो थे रिक्वायर कर रहे थे। हो सकता है वो क्वेश्चन में ये पूछते फाइंड ए रेशो या ये पूछ लेते, नॉर्मली वो ये पूछते जो कॉमन नहीं होता ना, जैसे ए तो दोनों में कॉमन था, तो वो नॉर्मली ये पूछते हैं अच्छा व्हाट इज़ द बी रेशो सी, यानी इनके बारे में पूछते हैं। ठीक है,
और तो हम क्या बता सकते हैं बी रेशो सी क्या होती है। तो ये देखें बी के नीचे क्या वैल्यू है 30, ठीक है, और सी के नीचे क्या वैल्यू है 21। तो इसलिए हमने लिख दिया 30:21। और इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे 3 से तो आ जाएगा 10:7। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर बी रेशो सी। लेकिन चूंकि उसने ये पूछा नहीं है एग्जामिनर ने, या जिसने पेपर जो टीचर है उसने ये पूछा नहीं है आपसे, तो इसलिए हम ए रेशो बी रेशो सी जो उनका रिक्वायरमेंट थी हमने उसके मुताबिक किया। क्वेश्चन नंबर है डी, इसका पार्ट, डिवाइड दिस अमंग ए बी सी इन द रेशो 3:4:5। जब भी ये डिवाइड करना होता है ना किसी अमाउंट को, और कुछ सर्टेन रेशोज़ दी होती हैं, वो कहते हैं इन रेशोज़ में आपने डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं, हम सम ऑफ़ रेशोज़ फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है सम ऑफ़ रेशोज़ क्या होगा। तो ठीक है, सम ऑफ़ रेशोज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। 3+4+5 = 12। यहाँ तक करने के बाद हमने अब क्या करना है, हमने ये करना है कि ए की रेशो क्या होगी। ए का कितना था हमारे पास, ये देखें पहला ए है, तो ये जो पहली रेशो है ये ए की होती है, इसलिए 3 आ गया। इसी तरह से दूसरा जो है वो बी है, ये वाली बी, और दूसरी रेशो जो है 4 वो बी की है, और सी तीसरी रेशो जो लिखी है नंबर थर्ड वो सी की है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 5। अब देखें क्या हो रहा है कि हमने डिवाइड किया इसको किससे, इस टोटल नंबर से, ठीक है, सबको डिवाइड कर दिया क्योंकि हम सबका शेयर निकालने लगे हैं। और हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है ये जो अमाउंट दी हुई है टोटल जिसको हमने डिवाइड करना है, उससे हमने हर किसी को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और अब देखें कि इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 210। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 280, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 350, ठीक है। अब ये शेयर है, ये रेशो नहीं है, तो इसलिए ये ज़्यादा हो सकता है, इसको आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, और इसके साथ सिर्फ आपने ये करना है कि डॉलर का साइन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सी की ये वो शेयर आ गया, बी का शेयर ये आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, डिवाइड कर दिया हमने। दिस इज़ ए शेयर, ये बी का शेयर, और ये वाला सी का शेयर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़। इसमें उन्होंने वैसे तो सॉरी परसेंटेज नहीं, ये रेशो में इंक्रीज़ करना है, उन्होंने गिवन रेशो दिया हुआ है उसके अंदर इंक्रीज़ करना है। ये देखें 6:5 में इसको इंक्रीज़ करना है। इट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपने क्या करना है, आपने ये जो जिस चीज़ को इंक्रीज़ करना है उसको यहाँ पे लिखा, मल्टीप्लाई करना है इस रेशो से, ठीक है। और इसमें क्या ख्याल करेंगे, इस तरह से करेंगे कि हमने उसके ऊपर जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन की जो रेशो का है वो ग्रेटर नंबर होना चाहिए, ठीक हो गया। जब ये ग्रेटर नंबर होगा तो ऑटोमेटिकली उसका आंसर जो है ना वो ग्रेटर आ जाएगा। जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 1 5 एंड 5 6 30, एंड 6 6 हमारे पास 96 आ गया, ठीक है। और ये देखिए ये 96 ग्राम्स आ गया, ये इंक्रीज़ हो गया है इसमें 6:5 में। यहाँ पे लिखा है डिक्रीज़ 56 बाय द रेशो दिस, तो हमने डिक्रीज़ में क्या ख्याल करना है, नंबर तो हमने चले ठीक है ये वाला लिख लिया 56, ख्याल जो है वो ये करना है कि यहाँ पर जब हम रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉलर जो है उसको हम न्यूमरेटर बनाएंगे, ठीक है, दिस इज़ अ स्मॉलर, वो न्यूमरेटर हो गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 46.66, और 67 कर लेते हैं। तो ये देखें अब ये डिक्रीज़ हो गया है इन द रेशो 6:5 के अंदर, और ये इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ गया। अगर इसके साथ कोई यूनिट है जैसे कि यहाँ पर ग्राम था तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे, अगर नहीं है तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, नॉर्मल लाइफ का क्वेश्चन है। Alex can run 24 miles in 3 hours. What is his average speed in the miles per hour? तो miles per hour का मतलब क्या है, पहले तो ये जान लें, miles per hour
यानी हमने आवर को नीचे डिनोमिनेटर में लिखना है और माइल्स को ऊपर लिखना है। तो हम लिख लेते हैं 24 यहाँ पर आ गया, आवर्स नीचे आ गए। अगर आप यूँ यूनिट लिख लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और जब हम 24 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, तो इसका आ गया 8 माइल्स पर आवर। ये इसका फाइनल आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रियल लाइफ सिनेरियो है हमारे पास। व्हाट इज़ द बेस्ट बाय? 8 पेंसिल्स फॉर $0.99 और 12 पेंसिल्स फॉर $1.25। कहने का मतलब ये है, अगर हम इसको सेंस में कर दें, चलें, ठीक है, ये 99 सेंस और ये 125 सेंस। यहाँ पूछ रहे हैं कि 12 पेंसिल जो हैं तो वो आती हैं 125 की, और 8 पेंसिल्स आती हैं 99 की। सो बेस्ट बाय का मतलब है तो हमें कौन सी इकोनॉमिकल जो है वो पड़ेगा हमारे लिए फाइनेंशियली, या पैसे किसके हमें कम देने पड़ेंगे, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो अब हम देखते हैं किस तरह से करेंगे। हम ये ढूंढेंगे कि हमें एक पेंसिल के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं। तो हम देखते हैं किस तरह देखेंगे। हम 99 सेंट्स को डिवाइडेड बाय 8 जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 12.37, और 12.4 कर लेते हैं, ठीक है, 12.40। ये हमारे पास सेंट्स में आया है, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर हम डिवाइड करें किसको, 125 जो टोटल अमाउंट थी उसको हम डिवाइड कर देते हैं 12 पेंसिल्स के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.4। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि अगर हम 12 पेंसिल्स ख़रीदते हैं, 12 वाला पैक लेते हैं, तो वो 10.4 का सेंस का मिल रहा है। और अगर हम ये वाला पैक लेंगे तो उसमें एक पेंसिल जो है, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल जो है वो 12.40 है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है दिस इज़ द बेस्ट बाय, राइट। और वैसे भी आप देखें जब इस तरह का होता है कि आप कोई चीज़ बाय करते हैं सुपरमार्केट में जाके, तो जो उनका बॉक्स, क्या बड़ा वाला बॉक्स होएगा या बड़ा वाला पैक होगा, उसको इकोनॉमी पैक उन्होंने लिखा होता है, उसके अंदर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं या उसकी कीमत जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि लोग ज़्यादा चीज़ बल्क में लें, तो इसलिए उसको बेस्ट बाय कंसिडर किया जाता है। कभी इसके सिनेरियो में तो ये हमें देखते हैं जब हम सुपरमार्केट जाते हैं उसके लिए। तो ये था हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन और है, नेक्स्ट पेज पे हम वो देखते हैं किस तरह से करेंगे। ओके जी, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है that Mark ran 5 miles in 45 minutes. If he continues at the same pace, यानी उसी स्पीड में जाए, how long, स्पीड की बात नहीं है, पेस होता है लाइक उसका कदम जो होता है ना, उसको लाइक उसके स्टेप्स जो है उसी स्टेप्स के ऊपर वो वर्क कर रहा है, और यानी कि उसकी स्पीड स्लो हो जाए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू रन 8 माइल्स। जब इस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं हम इन क्वेश्चंस को कहते हैं डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन, राइट। ये इसका टॉपिक है, डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इसमें हमने ये देखना होता है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। पहले तो मैं आपको ये बता दूंगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। जब एक चीज़, ठीक है, जो गिवन है, अगर वो इंक्रीज़ हो तो दूसरी भी उसके साथ इंक्रीज़ हो जाए। दैट मीन्स अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, हमारे पास डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा कवर होगा। स्पीड कम है तो डिस्टेंस भी कम कवर होगा, ठीक है। अगर स्पीड ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा, और अगर स्पीड कम है तो डिस्टेंस भी कम, इन अ गिवन टाइम ऑफ कोर्स। इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कभी कभी इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या करता है, उसकी डायरेक्शन जो है ना वो ऑपोजिट हो जाती है ऐसे, ठीक है। यानी अगर हम कुछ फूड प्रोविज़न है, कुछ खाना है, ठीक है, कुछ राइस हैं सपोजिटली, अगर हम राइस को 3 बंदे खाएं तो वो राइस जो है वो 10 डेज़ के लिए वो इनफ है उनके पास। लेकिन अगर हम बंदे ज़्यादा कर दें, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बंदे कर दूँ, 5 बंदे कर दूँ, तो ऑब्वियसली वो राइस जो है वो 10 डेज़ नहीं चलेंगे, वो कम दिन चलेंगे और जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। इसको कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसकी डायरेक्शन फिर इधर हो जाती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो एरो की डायरेक्शन है ना, ये हमें इस तरह करनी पड़ती है,
ठीक है, ये नॉर्मली होता है जब फूड की बात हो रही हो या ये बात हो रही हो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। ठीक है, जब आप कोई काम चीज़ बना रहे हैं तो हम कहते हैं ज़्यादा लेबर जब उसके ऊपर हमें डिप्लॉय करेंगे तो वो काम जो है वो जल्दी ख़त्म होगा, अगर कम लेबर होगी तो काम देर से ख़त्म होगा। राइट, तो ये इसके ऊपर जा रहा होता है, कंस्ट्रक्शन से रिलेवेंट है या फूड से, नॉर्मली और भी जगहों पे आ जाता है। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग इट। हमने सबसे पहले माइल्स लिखा यहाँ पर। ठीक है, माइल्स क्या है, ये डिस्टेंस है बेसिकली। ठीक है, और फिर हमने टाइम लिखा। टाइम क्या है जी, मिनट्स के अंदर है। अच्छा, यहाँ तक ओके है। उसके बाद हमने ये लिखा जो गिवन है क्वांटिटी है ना, वो बताने लगे उनकी। वो कह रहे हैं कि 5 माइल्स हैं 45 मिनट्स हैं। 5 माइल्स 45 मिनट्स। और फिर वो कह रहे हैं कि 8 माइल्स में वो कितने मिनट्स ट्रेवल करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, इसको हम एक्स कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये सोचने वाली बात है। आपने ये करना है कि एक्स के साथ आपने यूँ सर्कल करके एरो हेड ये ऐसे करना होता है, ये हमेशा करना है। ठीक है, ये वाला स्टेप जो है ना, ये आपने बग़ैर सोचे समझे करना है, इसके ऊपर कोई आपने थिंकिंग प्रोसेस नहीं यूज़ करना अपना। ठीक है, हमेशा जब भी आप यूँ लिखेंगे एक्स के साथ आप ये लिख के और एरो हेड यूँ ऊपर की तरफ। ठीक हो गया। जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ये है कि ये एरो जो है इस तरह जाएगा या फिर ये एरो इस तरह जाएगा, ये थिंकिंग प्रोसेस है, ये सोचना है हमने। ठीक है, अगर तो एरो यूँ जा रहा है यानी सेम डायरेक्शन में, तो फिर क्या होगा, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। और अगर एरो ऑपोजिट डायरेक्शन, किसके ऑपोजिट, इस वाले के अगर ऑपोजिट जा रहा है यानी नीचे की तरफ जा रहा है, तो फिर ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा हमारे पास। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि हम ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 5 जो थे माइल्स 45 मिनट्स में कवर होते हैं। अगर मैं माइल्स को ज़्यादा कर दूँ तो टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा या टाइम कम हो जाएगा, तो हम सोचेंगे टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जब एक चीज़ को बढ़ाया तो दूसरी भी बढ़ेगी, तो दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसलिए हम इसको भी सेम एरो की डायरेक्शन इसके जैसी होगी। ठीक है, तो हमने सेम डायरेक्शन में कर दिया एरो को। नेक्स्ट स्टेप क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ये जो सर्कल के साथ जो वैल्यू है ये हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और जो एरो के साथ जो वैल्यू है ये वाली, ये हम नीचे लिख देंगे। इज इक्वल्स टू, फिर सर्कल के साथ जो वैल्यू है ये ऊपर आ गई और जो एरो के साथ है ये वाली वैल्यू ये नीचे आ गई डिनोमिनेटर में। अब क्या करना है, चूँकि मैंने x को अकेला करना है और मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ नीचे 45 डिवाइड हो रहा है तो 45 दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा ये। 5 9 ज़ा 45 एंड 9 8 ज़ा 72। तो हमारे पास 72 आंसर आ गया, और ये होंगे मिनट्स क्योंकि मैं टाइम फाइंड आउट करा था। बस इतना सा काम है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हम सारे डिस्कस करते हैं वन बाय वन, आपको ये और क्लियर होता जाएगा। लेकिन ये वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना होता। ओके, लिखा हुआ है इफ़ अ मशीन कैन प्रोड्यूस 500 आइटम्स। तो हम देखते हैं ये आइटम्स हैं, ये टाइम है। ठीक है, और टाइम किस में, आवर्स में है। वो ये कह रहे हैं कि 500 आइटम्स जो हैं वो 8 आवर्स में बनते हैं। हाउ मेनी आइटम्स कैन इट प्रोड्यूस इन 12 आवर्स। यहाँ पर 12 आवर्स दे दिया, वो हाउ मेनी आइटम्स पूछ रहे हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे इसको, हमने ये करना है कि जहाँ पे एक्स आ रहा है आपने वहाँ पे एक सर्कल करके एरो हेड को ये कर इस तरह से करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने थोड़ा सा सोचना है, वो ये कि भाई अगर 500 आइटम्स 8 आवर्स में बनते हैं, या उल्टा कर लेना कि 8 आवर्स में अगर 500 आइटम्स बनते हैं तो 12 आवर्स में ज़्यादा चीज़ें बनेंगी या कम चीज़ें बनेंगी। ऑब्वियसली टाइम अगर ज़्यादा होगा तो चीज़ें भी फैक्ट्री ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है। तो यानी अगर हम एक चीज़ ज़्यादा करते हैं तो दूसरी भी ज़्यादा हो जाती है। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में ये एरो है इसका भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। बस इतना सा सोचना है इस क्वेश्चन में, ये सोचने के अलावा और कुछ भी काम नहीं है। ठीक है, बाकी उसको लिखने का काम है और कैलकुलेटर का काम है। ठीक है, अब ये देख लिया हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे,
हम इसको ले चलते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि भाई ये वाली वैल्यू ऊपर आएगी, ये वाली भी ऊपर आ गई, नीचे क्या आएगा, 500 नीचे आ गया यहाँ पे, और 8 इसके नीचे आ गया 12 के। अब 500 को मैंने यहाँ से ख़त्म करना है, दूसरी साइड पे मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा जाके, और हमारे पास क्या आंसर हो गया इसका आंसर आ गया 750। आपने सिर्फ ये चीज़ें इस पूरे को कैलकुलेटर में फीड करें और आपको पास 750 आंसर आ गया, और साथ में इसका यूनिट क्या है, आइटम्स। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि इसका जो, एक सेकेंड मैं बॉक्स यहाँ से हटा दूँ इसका, ये वाला जो है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो 750 आइटम्स, ठीक है। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, राइट। इट्स वेरी इजी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन रीड करते हैं। अ गार्डन होज, होज कहते हैं पाइप को जिससे हम पानी देते हैं ना गार्डन में। अ गार्डन होज कैन फिल अ पूल इन 5 hours। तो होज से अपने पूल के अंदर उसको फिल कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि वो 5 hours में फिल करता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द पूल इफ़ 2 hoses आर यूज्ड। तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि अगर चलें हम इसको इस तरह से भी कर लें। टाइम है जी हमारे पास आवर्स में, वो कह रहे हैं 1 होज जो है वो 5 hours लेता है। तो वो ये कह रहे हैं कि 2 होजेस कितना टाइम लेंगे भाई। वैसे तो नॉर्मल नज़र आ रहा है कि ये 10 लेंगे ना, डबल द, सॉरी उसको 2 होजेस से हाफ ऑफ द टाइम मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हम इसको प्रॉपरली ज़रा आपको करके दिखाते हैं कि जब हमने इसको एक्स किया और ये इस तरह से हो गया। अब हमने ये देखना है क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, हमने ये देखना होता है ना। तो हम देख लेते हैं कि आया इससे डायरेक्ट और इन्वर्स। तो अगर हम होज यानी पाइप्स बढ़ाएंगे, तो अगर एक होज 5 hours में फिलअप करता है और मैं पाइप बढ़ा दूँ यानी 2 होजेस कर दूँ यहाँ पे, तो इसकी मतलब ये है कि पूल जल्दी फिलअप होगा ना, क्योंकि 2 वाटर सप्लाईज हैं पूल के अंदर, ठीक है। अगर 3 वाटर सप्लाईज कर दूंगा तो और जल्दी फिल हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि 2 होजेस हैं, तो इसका मतलब है वाटर सप्लाई इंक्रीज़ हो गई है, और इसका मतलब है कि ये जल्दी फिल होगा। जल्दी का मतलब ये है कि टाइम कम लगेगा, ठीक है। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो टाइम कम हो जाएगा। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे है तो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ठीक है। बाकी कुछ भी हमने नहीं करना, हमने सिर्फ इसको लिखना है x/5, इसको, ये x हो गया और ये नीचे वाला 5 इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू है जो सर्कल के साथ होती है ये ऊपर आती है ना, 1/2, राइट। और ये 5 चूँकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 आवर्स। ये तो हम वैसे भी कर सकते थे नॉर्मली क्योंकि इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन ये मेथड आपको जो है बताना ये ज़रूरी था कि किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर कोई बड़े नंबर्स हों। तो अब देखें, ये हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। लिखा है इट इफ़ इट मेक्स 4 वर्कर्स 6 days टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। तो हम यहाँ लिखते हैं दीज आर द वर्कर्स एंड दिस इज़ द प्रोजेक्ट, और ये डेज़ हैं, राइट। अब वो कह रहे हैं कि 4 वर्कर्स जो हैं वो 6 days में काम ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगर वर्कर्स मैं बढ़ा दूँ तो काम तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यानी कम दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब में क्या नज़र आ रहा है कि भाई ये प्रोपोर्शन जो ना ये इन्वर्स है। एक चीज़ को मैं बढ़ा रहा हूँ तो दूसरी कम हो जाती है उससे, राइट। तो अब ये तो हमें पता है कि हमने यहाँ पे जो एरो लगाना था वो तो यूं ही लगता है हमेशा, इस वाले एरो को देखना होता है कि ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। तो हम देखेंगे चूँकि ये इन्वर्स है इसलिए ये जो डायरेक्शन अप हो रही है तो इसकी डाउन चली जाएगी, ठीक है, इन्वर्स की वजह से। अब हमने क्या किया, जस्ट हमने राइट करना है इसको, x की वैल्यू ऊपर लिख दी, 6 को हमने नीचे लिख दिया, इज़ इक्वल्स टू 4 ऊपर और 6 नीचे। अब किस तरह से हम कह रहे हैं कि, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि सर्कल वाली वैल्यूज़ होती है ना, ये हमने इस बनाया जो डॉट्स है या सर्कल्स है वो हमेशा हम ऊपर लिखते हैं। किसके ऊपर का मतलब है न्यूमरेटर में लिखते हैं, फ्रैक्शन के ऊपर लिखते हैं। अब नीचे से 6 को मैंने ख़त्म करना है, यहाँ से ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे कैंसिल हुआ ये, और फिर आंसर हमारे पास आ गया 4। और इसके साथ अगर हम यूनिट लिख दें तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है।
दूसरा क्वेश्चन था हाउ मेनी डेज, तो 4 डेज। बहुत ईजी है करना, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो एडवांस हो रहा है। इस क्या एडवांस हो रहा है यहाँ पर? वो एडवांसमेंट ये है जी कि यहाँ पर एक तो कह रहे हैं फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 100 विजिट्स इन 5 आवर्स विद 8 वर्कर्स। अब 3 चीज़ें आ गई यहाँ पर, ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 चीज़ों को। एक है जी विजिट्स, एक है जी आवर्स, और एक है वर्कर्स। अब मैं लिखता हूँ इसके नीचे इनकी वैल्यूज़ के 100 विजिट्स थे, आवर्स 5 थे, वर्कर्स 8 थे। ये लिखा है ना, मैं इनको इंटरप्रेट कर रहा हूँ। अच्छा, इफ़ दे हायर एडिशनल वर्कर्स एंड कैन प्रोड्यूस 150 widgets in 4 hours, वो कह रहे हैं हाउ मेनी वर्कर्स डिड दे हायर। तो पहले तो हम ये ढूंढ लें कि टोटल वर्कर्स कितने चाहिए ना, तो इसलिए हमने इसको एक्स कर दिया। यहाँ तक तो आपको कन्फर्म है ये चीज़। अब सिर्फ एरोस का काम है, ठीक है। ये एरो तो जाता है ऐसे हमेशा, इसको तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। सोचना ये है कि ये दूसरे जो वैल्यूज़ हैं इनमें से इन्वर्स कौन सा है और डायरेक्ट कौन सा है, उनके एरोस कैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि उनके एरोस किस तरह से हम प्लेस करेंगे ताकि हमें उसको आइडेंटिफाई कर सकें। अब विजिट के ऊपर ना मैं इसको विजिट को 1 कह दूँगा। क्या कह दूँगा? 1, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ ये 1 है, इट्स ओके, ये 1 है। और मैं ये कहूँगा कि अगर हम 5 आवर्स में 1 विजिट बनाते हैं, अगर 8 वर्कर्स हों तो 8 वर्कर्स अगर 5 आवर्स काम करते हैं तो 1 विजिट बनता है, ठीक है। तो अगर कुछ सर्टेन वर्कर्स 4 आवर्स काम करेंगे तो बनेगा 1 विजिट ही। तो आप बताइए क्या वर्कर्स हमें ज़्यादा करने पड़ेंगे या कम करने पड़ेंगे अगर हमने 4 आवर्स काम करवाना है? तो 4 आवर्स में मैंने 1 विजिट बनवाना है तो वर्कर्स ज़ाहिर सी बात है मुझे ज़्यादा करने पड़ेंगे ना, मुझे ज़्यादा लेबर फोर्स चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं टाइम को कम कर रहा हूँ तो वर्कर ज़्यादा हो रहे हैं, एंड दैट मीन्स कि ये जो है ये वाली ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इसके एरो की डायरेक्शन नीचे की तरफ चली जाएगी, ठीक है। ये हमने आइडेंटिफाई करना था और ये देखिए हमने कर लिया। मैं इसको अंडू कर रहा हूँ थोड़ा सा कि भाई इसका हमें पता लग गया कि ये इन्वर्स है। अब आपने क्या करना है, आवर्स को आपने 1 कह दें, ठीक है, और आप विजिट के ऊपर आ जाएं। हम ये बात करते हैं कि भाई 100 विजिट्स जो हैं वो कोई 1 आवर में, ठीक है। 1 घंटा अगर हमारे पास हो या एक दिन, हमारे यहाँ पे क्योंकि आवर्स की बात हो रही है इसलिए हम इसको 1 बोलेंगे, ओके। हम कह रहे हैं कि 1 घंटे में 100 विजिट्स बनते हैं अगर 8 वर्कर्स काम करें तो। अगर 150 विजिट्स चाहिए तो वर्कर्स हमें ज़्यादा करने पड़ेंगे या कम करने पड़ेंगे? ऑब्वियस ही बात है, 1 घंटे का टाइम है हमारे पास, हमने ज़्यादा विजिट्स बनाने तो ज़्यादा बंदे अप्लॉय करने पड़ेंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर हम इसको ज़्यादा करते हैं वर्कर्स को तो फिर ये भी ज़्यादा हो जाते हैं। दैट मीन्स कि जो डायरेक्शन इसकी है ये ही डायरेक्शन इसकी होगी, इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे, ठीक है। जब हमने ये एरोज़ लगा लिए आगे तो हमारे पास कोई भी ख़ास काम नहीं है। क्यों? ये देखें, हमने किया सबसे पहले इसको मैं लिखता हूँ। इसको हम कैसे लिखेंगे? मैंने आपको बताया कि सर्कल के साथ जो वैल्यू है वो ऊपर लिखते हैं, ये ऊपर लिख दिया, और जो एरो के साथ जो वैल्यू होती है यानी कि 8, इसको हम नीचे लिखेंगे, इक्वल साइन, ठीक है। अब हम यहाँ पे इक्वल साइन लगा दिया हमने। सर्कल के साथ कौन सी वैल्यू है? 5 ऊपर आ गई, एरो के साथ कौन सी है? 4 नीचे आ गई। सर्कल के साथ कौन सी वैल्यू है? ऊपर आ गई। एरो के साथ कौन सी वैल्यू यहाँ पे देखें? 100 नीचे आ गई। एरो के साथ जो वैल्यू होती है हम नीचे लिखते हैं और इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, चूँकि 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड हो रहा है ना, ये देखें, इसको हमने यहाँ से ख़त्म किया और इसको हम ले गए यहाँ से ख़त्म करने के बाद दूसरी तरफ, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास, देखते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया कैलकुलेटर से 15, और 15 क्या था? हाउ मैनी वर्कर्स, क्वेश्चन देखें क्या था,
तो 15 वर्कर्स, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, लेकिन आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपको आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इट्स सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, हम इसके बिल्कुल उसी तरह से वो बनाते हैं सारे। अच्छा, क्या ये देखते हैं कि if it takes 10 workers 8 hours to paint a house। ओ एक चीज़ मैं पीछे मिस कर गया हूँ। क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी वर्कर्स डिड दे हायर। तो पहले कितने वर्कर्स थे भाई उनके पास? पहले 8 वर्कर्स थे। ठीक है, अब कितने हो गए हैं? 15। तो हायर कितने उन्होंने किए? तो जो लास्ट पार्ट था ना वो ये था, दे हायर्ड, so 15 minus 8 is equals to 7 वर्कर्स। असल में जो आंसर है ना वो ये वाला, दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, ये है आपके पास आंसर, ये वाला। ठीक है, तो ये जो था ऊपर वाला ये आंसर नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर से बॉक्स जो है उसको हम रिलीज़ कर देते हैं यहाँ से। ठीक हो गया, ओके, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे थे कि 10 वर्कर्स हैं, 8 आवर्स काम करते हैं एक हाउस को ना पेंट। ठीक है, यहाँ लिखा वर्कर्स, यहाँ लिखा आवर्स, तो 10 वर्कर्स 8 आवर्स पेंट करते हैं। यानी कि एंड इट टेक्स 5 वर्कर्स 12 आवर्स टू पेंट द सेम हाउस। और हमारे पास वो कहने के 5 वर्कर्स जो हैं वो 12 आवर्स में पेंट करते हैं, तो ये भी एक रेशो दिया हुआ है। ठीक है, एक रेशो वो था, एक रेशो ये वाला है। अब वो पूछ रहे हैं कि द सेम हाउस, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 15 वर्कर्स टू पेंट द सेम हाउस। तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग की जगह हम एक्स कर देते हैं, और यहाँ पे हमने ये कर दिया। अब हमने देखना है कि या ये एरो की डायरेक्शन ऐसे है या इसकी डायरेक्शन ऐसे है, यानी ये डायरेक्ट है या ये इनवर्स है, ये हमने सोचना है। तो हम कैसे सोचेंगे? हम ये सोचेंगे कि वन हाउस है, अगर हम 10 वर्कर्स लगाते हैं तो 8 आवर्स में काम कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर मैं वर्कर्स इंक्रीज़ कर दूँ तो फिर काम ज़्यादा देर में ख़त्म होगा या कम देर में? ऑब्वियसली वो कम देर में ख़त्म होगा ना, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, कम टाइम लगेगा उसके लिए। तो इसका मतलब है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो इसका एरो ऐसे नीचे होगा। अब हमने क्या करना है, मैंने आपसे बताया था कि ये जो वैल्यू है ये वाली जो सर्कल के साथ आती है हमेशा ऊपर आएगी, ये देखें। और ये जो वैल्यू है दूसरी जो कि एरो के साथ आती है, ठीक है, एरो के साथ क्या है 8, और यहाँ पर क्या है 15, ये नीचे आ जाएगी। दरम्यान में हम इक्वल कर देंगे। अब चूँकि 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और हम देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आ। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 5.33। जब हमने इसको कैलकुलेट किया ना इस चीज़ को, तो हमारे पास 5.33 आंसर आ गया। 5.33 और उसके साथ आवर्स लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक प्रिंटिंग एरर हो चुका है, मैं चाह रहा हूँ उसको मैं रिमूव कर दूँ यहाँ से। यहाँ पे ये जो है ना ये वाला जो लाइन है, दिस इज़ एक्स्ट्रा। ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इज़ फाइन, और वो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लें। बिकॉज इन दोनों की रेशियो सेम नहीं है, इसलिए ये आपको आंसर जो है वो सही नहीं आएगा फिर। तो हम इस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, हमने इसको रिमूव कर दिया। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर नाउ। और ये रेशियो क्वेश्चन का जो है आपके सिलेबस में जो है इस किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। थैंक यू।